स्वागत है आपका इस सिंगेज रिवीजन सीरीज में। हम लोग फिजिक्स को पढ़ने के लिए 3 सीरीज बना दिए हैं, ठीक है। पहला जिसका नाम है कॉम्प्रिहेंसिव सीरीज, जिसका जैसे लॉज ऑफ मोशन में कॉम्प्रिहेंसिव सीरीज में 24 लेक्चर्स हैं। इसमें हर वो बात बताया गया है, हर एक फोर्सेस के बारे में पूरी डिटेल में, नीट के लिए, जेईई मेंस के लिए और जेईई एडवांस के लिए हर एक वो पॉइंट डिस्कस किया गया है। सेम चीज को रिवाइज करने के लिए हम लोग एक सीरीज शुरू किए हैं, रिवीजन थ्रू सिंगेज। रिवीजन थ्रू सिंगेज, हर चैप्टर में हम लोग सिंगेज के सिंगल चॉइस के हेल्प से चैप्टर को रिवाइज करेंगे। ये दोनों जेईई मेंस और नीट दोनों एस्पिरेंट्स को करना चाहिए, कंपलसरी होना चाहिए, एकदम अपने ध्यान से ही कर ले। तीसरा सीरीज सिर्फ उनके लिए है जो इनमें बहुत अच्छे से महारत हासिल कर लेते हैं, एंड दैट इज एडवांस स्पेशल सीरीज। एडवांस्ड स्पेशल सीरीज, इसमें कुछ क्वेश्चंस के हेल्प से, जो बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, हर चैप्टर को रिवाइज किया गया है। और ये सीरीज खास करके आपके आखिरी के दिनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, एडवांस से कुछ दिन पहले के लिए, ठीक। सो मुझे उम्मीद है कि सब लोगों ने कॉम्प्रिहेंसिव सीरीज कर लिया होगा। जिसने नहीं किया है तो ये प्री रिक्विजिट है कि आप कॉम्प्रिहेंसिव सीरीज करें, तभी आपको इस सीरीज में मजा आएगा सेकंड में, ठीक है। ऐसा नहीं कि ये नहीं सोचना है कि एडवांस सीरीज हम डायरेक्ट उसी पे क्वेश्चंस करेंगे, कोई फायदा नहीं इससे। कॉम्प्रिहेंसिव सीरीज मतलब उसमें सब कुछ कवर्ड है, पहले वो कीजिए फिर ये, तो ज्यादा मजा आएगा। आज हम लोग सिंगेज रिवीजन सीरीज शुरू कर रहे हैं। इसका पहला लेक्चर लॉज ऑफ मोशन का। हम लोग काइनेमेटिक्स का कर चुके थे। काइनेमेटिक्स में आपको एक सीट मिला था, सीट A1, अगर आपको याद हो तो। सीट A1 जो था वो काइनेमेटिक्स का सिंगेज से ही बना था, तो वो काइनेमेटिक्स का ये सीरीज था। रिवीजन, सिंगेज रिवीजन सीरीज काइनेमेटिक्स हम लोग किए हैं, जिसमें आप सीट A1 सॉल्व किए थे। याद है सब लोग को सीट A1, जिसमें बहुत टफ क्वेश्चंस हुआ करता था, वही वाला है। तो आज हम लोग लॉज ऑफ मोशन शुरू करते हैं। मेरे पास जो सिंगेज है वो सेकंड एडिशन है। मेरे पास जो सिंगेज है वो सेकंड एडिशन है। सेकंड एडिशन है ना, सेकंड एडिशन है। नए एडिशन में क्वेश्चंस वही हैं, सिर्फ नंबरिंग ऊपर नीचे है, सिर्फ नंबरिंग ऊपर नीचे है। अगर किसी के पास नया सीरीज हो तो बस उसमें नंबरिंग ऊपर नीचे है। हम लोग यहाँ क्वेश्चन भी लिखेंगे और फिर उसको समय लेके आप वीडियो पॉज करके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, लगाएंगे उसको अच्छे से, और फिर हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन के साथ हम लोग शुरुआत करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से। 2 skaters, लिखिए क्वेश्चन। 2 skaters have weight in the ratio 4:5. 2 skaters have weight in the ratio 4:5. 4:5 and are 9 meter apart. And are 9 meter apart. और उनके बीच का दूरी 9 मीटर है। On a smooth frictionless surface. On a smooth frictionless surface. They pull on a rope stretched between them. They pull on a rope stretched between them. Stretched between them. Find the ratio of distance covered by them. Find the ratio of distance covered by them. Distance covered by them when they meet. When they meet. ये आपको बताना है। ट्राई कीजिए, 2-3 मिनट का समय है आपको इस सवाल को सॉल्व करने के लिए। तो चलिए इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन में है कि 2 स्केटर्स हैं। स्केटर्स किसको बोलते हैं? वो जो एक पहिया वाला होता है ना, उस पर खड़े हो जाओ तो तुम स्लिप कर सकते हो आसानी से। हाँ, स्केटबोर्ड बोलते हैं उसको।
तो दो स्केटर है, बना लेते हैं हम लोग, उतना स्केटरिंग नहीं बनाएंगे हम, दो आदमी बना लेते हैं ऐसे। और ये एक सरफेस पे जो कि फ्रिक्शन लेस है, मतलब फ्रिक्शन नहीं लगेगा। और ये दोनों क्या कर रहा है, दे हैव वेट्स इन द रेशियो 4:5, मतलब इसका मास अगर 4m लिखेंगे तो इसका मास क्या लिखेंगे 5m। तो इसका वेट कितना होगा, व्हाट इज वेट, ये पहला फोर्स है हमारा। दुनिया में कितने फोर्स होते हैं, तो 5 फोर्स हम लोग को मैकेनिक्स में पढ़ना होता है। टोटल फिजिक्स में कितने फोर्स हैं, 10। 5 फोर्स कौन कौन सा है, पहला वेट जिसको mg बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स जो कि अर्थ लगाता है। दूसरा नॉर्मल सरफेस लगाता है। तीसरा टेंशन धागे में लगता है। चौथा स्प्रिंग फोर्स और पांचवा फ्रिक्शन। ये 5 फोर्स मैकेनिक्स में हम लोग पढ़ेंगे। पहला फोर्स है वेट mg, तो देखिए इसका वेट कितना लगेगा 4mg और इसका वेट कितना लगेगा 5mg। तो वेट का रेशियो कितना हो गया 4:5, इसलिए मास 4m 5m लिख दिए, क्योंकि मास का जो रेशियो होता है वेट का रेशियो वही होता है। तो ये पहला फोर्स हो गया। एंड आर 9 मीटर अपार्ट, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है 9 मीटर। आगे कह रहा है ऑन अ स्मूथ फ्रिक्शनलेस सरफेस, ये एक स्मूथ फ्रिक्शनलेस सरफेस पे है। दे पुल ऑन अ रोप, ये लोग क्या कर रहे हैं, पुल कर रहे हैं एक रोप को। तो देखिए एक धागा इनके बीच कनेक्टेड है और रोप को खींच रहे हैं। अब जरा टेंशन के बारे में सोचिए, जब आप रोप को खींचते हैं तो ये आदमी इस रोप को इधर खींचेगा, ठीक है। तो इस आदमी ने रोप पर किधर फोर्स लगाया, अपने तरफ, है ना। फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ये न्यूटन का तीसरा नियम है, न्यूटन्स थर्ड लॉ। फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो मैन ने रोप को नीचे इधर खींचा, रोप ने मैन को इधर खींचा। तो हम लोग मैन का एफबीडी बनाएंगे, तो इस मैन पर फोर्स बन जाएगा। ये बात समझ में आ रहा है। और रोप पे जो फोर्स होता है उसको टेंशन कहते हैं। अगर धागे का कोई मास नहीं हो उसको हम लोग आइडियल स्ट्रिंग कहते हैं। आइडियल स्ट्रिंग किसको कहते हैं, जिसका कोई भी मास नहीं हो, उसमें थ्रू आउट टेंशन सेम होता है। तो इस मैन पे टेंशन नहीं जाएगा। अगर धागे का मास हो तब टेंशन सेम नहीं होता है। कैसे पता कि यहां मास नहीं है, क्योंकि यहां पे उस रोप का मास नहीं दिया हुआ है। अगर नहीं दिया हुआ है तो आप उसको मासलेस मानेंगे। स्ट्रेच बिटवीन देम, फाइंड द रेशियो ऑफ डिस्टेंस कवर्ड बाय देम व्हेन दे मीट। जब ये लोग मिलेंगे एक दूसरे से तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे ये बताएंगे। तो पहले हम लोग ये निकालते हैं कि ये जो आदमी इधर चलेगा, इस आदमी का एक्सेलरेशन कितना होगा। तो इस आदमी को चलाने के लिए कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल है, ये T। तो एक्सेलरेशन होता है फोर्स बाय मास। इस आदमी का मास कितना है 4m, इसको A1 कहेंगे। एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू फोर्स बाय मास, इसको न्यूटन के लॉज ऑफ मोशन के दूसरे सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू फोर्स बाय मास। इस आदमी पर फोर्स इधर लग रहा है तो इसका एक्सेलरेशन इधर होगा A2 कितना T/5। दोनों इनिशियली रुका हुआ था तो इनिशियल वेलोसिटी दोनों का 0। अब ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, मान लेते हैं S1, ठीक है। S इज इक्वल्स टू लिखेंगे UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो UT हो गया 0, हाफ, इसका एक्सेलरेशन T/4m इंटू T स्क्वायर, ठीक है, हाफ AT स्क्वायर। सिमिलरली ये भी चल रहा होगा उसी टाइम में, तो ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, हाफ AT स्क्वायर। तो हाफ इंटू T/5m इंटू T स्क्वायर। दोनों के लिए टाइम क्या लेंगे, सेम लेंगे, क्योंकि दोनों साथ साथ एक दूसरे को खींचते खींचते आगे बढ़ रहा है, मिल जाएगा। तो इन्हीं डिस्टेंस का रेशियो बताना है आपको, बताना है कि S1/S2 कितना होगा। तो वेरी इजी, डिवाइड कर दीजिए। डिवाइड करें तो हाफ T स्क्वायर T सब कट जाएगा, तो 5/4। तो S1/S2 कितना हो जाएगा 5/4। दिस विल बी आवर आंसर। अगला सवाल जो कि क्वेश्चन नंबर 2 है, देखो खोलो कौन है, खोलो सही। क्वेश्चन नंबर 2 है, 3 forces are acting on a particle. 3 forces are acting on a particle. 3 forces are acting on a particle of mass m. एक मास m पे 3 फोर्स लग रहा है, ठीक है। The particle is in equilibrium, acting on a particle of mass m in equilibrium.
और ये जो पार्टिकल है वो किसमें है, इक्विलिब्रियम में। If the first two forces are R1 and R2, if the first two forces are R1 and R2, पहले दो फोर्सेस का वैल्यू दिया हुआ R1 and R2 and are perpendicular to each other, and suddenly third force R3 is removed, and suddenly third force R3 is removed। आपसे पूछा है फाइंड एक्सलेशन ऑफ पार्टिकल। अगर थर्ड फोर्स को रिमूव कर दिया जाए तो उस पार्टिकल का एक्सलेशन क्या होगा? ट्राई कीजिए, 2-3 मिनट का समय लेके आते हैं। तो हम लोग इस क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है 3 फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल ऑफ मास m। हम लोग एक पार्टिकल बना लेते हैं, उसका मास कितना है m, इस पर 3 फोर्स लग रहे हैं और ये पार्टिकल किसमें है, इन इक्विलिब्रियम है। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्विलिब्रियम? नेट फोर्स 0। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि नेट फोर्स क्या होगा, इस पर 0 होगा। इफ द फर्स्ट टू फोर्सेस आर R1 एंड R2 एंड आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, मतलब अगर पहला फोर्स R1 आप इधर दिखा रहे हो, दूसरा फोर्स R2 आप इधर दिखा लो, ये क्या है, परपेंडिकुलर है एक दूसरे के। तो ये बताओ इन दोनों का रिजल्टेंट किधर होगा? इधर साइड पैरेललोग्राम बनाइए ऐसे, ये होगा इनका रिजल्टेंट और ये कितना होगा, अंडर रूट R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। ठीक है, तो तीसरा फोर्स R3 जो होना चाहिए वो इस पार्टिकल पर किधर लगे, इधर साइड, और वो इसके बराबर हो तभी तो ये इक्विलिब्रियम में रहेगा। भाई इक्विलिब्रियम का क्या मतलब, नेट फोर्स 0। नेट फोर्स 0 का मतलब कि इन दोनों का नेट इधर लग रहा है जितना, उतना ही जब R3 इधर लगेगा तब ना दोनों एक दूसरे को क्या कर देगा, कैंसिल आउट कर देगा। तो R3 का वैल्यू इसका मतलब किसके बराबर होगा, अंडर रूट R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर के बराबर। अब क्वेश्चन कह रहा है कैन सडनली थर्ड फोर्स R3 इज रिमूव्ड। तो हम लोग केस करते हैं व्हेन R3 इज रिमूव्ड, जब R3 को हम लोग क्या कर दिए, रिमूव कर दिए, तब ये पार्टिकल क्या दिखेगा, R1 दिखेगा इधर, R2 दिखेगा इधर, R3 दिखेगा क्या, नहीं। ये पार्टिकल अब किधर जाएगा, तो इन दोनों का इधर नेट होगा, उधर जाएगा। तो इन दोनों का नेट के लिए इस तरह से पैरेललोग्राम बना दीजिए, इधर ही जाएगा, ये एक्सलेट करेगा और कितने से, इधर की तरफ फोर्स कितना है, अंडर रूट R1 स्क्वायर प्लस, तो एक्सलेशन क्या होता है, फोर्स बाय मास। तो कितना एक्सलेशन हो जाएगा, अंडर रूट R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर का अंडर रूट बाय मास, और ये वैल्यू तो R3 के बराबर है ना, इसलिए इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, R3 बाय। ठीक है, अच्छा इस सीरीज के इस लेक्चर को मैंने L2 नाम दिया है, L2 सिंगेज रिवीजन सीरीज, क्योंकि L1 मैंने उसको कहा है, काइनेमेटिक्स सीट A1 जहां हम लोग डिस्कस किए थे वो L1 था, और ये लॉज ऑफ मोशन का पहला है। आगे चलते हैं, हम लोग थर्ड क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 लिखिए, n balls each of mass m, n balls each of mass m, each of mass m impinges elastically, impinges elastically, impinges elastically each second on a surface, each second on a surface with velocity u, with velocity u. The average force experienced by the surface will be, the average force experienced by the surface will be,
ये आपको बताना है। यहाँ पे एक बात आप जान लीजिए, इलास्टिकली इम्पिंज करने का मतलब ये होता है, अगर कोई बॉल है और अगर कोई पार्टिकल यहां से चला u वेलोसिटी से, ठीक है, और ये गया और इलास्टिकली टकराया, इसका मतलब टकराने के बाद जब वो वापस आएगा तो उसका स्पीड यूं ही रहेगा, स्पीड सेम रहता है, वेलोसिटी नहीं है। वेलोसिटी तो देखिए यहाँ पे इधर की तरफ था, यहाँ पे वेलोसिटी चेंज कर गया लेकिन स्पीड क्या है, सेम ही रहेगा। इसको हम लोग इलास्टिक कोलिजन कहते हैं, इलास्टिक कोलिजन बिटवीन वॉल एंड पार्टिकल। जब इलास्टिक कोलिजन बिटवीन वॉल एंड पार्टिकल होता है, जब कोई पार्टिकल चलता है वॉल से टकराता है तो उसी स्पीड से रिबाउंस हो जाता है। इस बात का इस क्वेश्चन में यूज पड़ेगा, यूज कीजिए और इस सवाल ट्राई कीजिए 2-3 मिनट का समय लेकर के। चलिए डिस्कस करते हैं इसको, बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि n बॉल्स है, हर का मास m है, इंपिंज कर रहा है इलास्टिकली ईच सेकंड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ईच सेकंड, कि टाइम कितना है 1 सेकंड ऑन अ सरफेस विथ वेलोसिटी q। अब गौर से देखिए, जब ये पार्टिकल यहां है, इसका मास m है, ये u से चल रहा है इधर की तरफ, तो इसका इनिशियल मोमेंटम क्या लिखोगे, mu I क्या है, mu इधर चल रहा है, जब ये टकरा के इधर आया तो इसका फाइनल मोमेंटम क्या लिखेंगे, mu माइनस I क्या। अगर हम आपसे पूछे चेंज इन मोमेंटम कितना होगा, चेंज इन मोमेंटम होता है फाइनल मोमेंटम माइनस, तो फाइनल माइनस इसे कीजिए कितना हो जाएगा, -2mu I क्या। चेंज इन मोमेंटम को ही हम लोग इंपल्स भी कहते हैं, क्या बोलते हैं, इंपल्स। तो अगर कभी आपसे इंपल्स पूछे तो ये कहिए। और अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड पूछूं कि बताइए चेंज इन मोमेंटम का मैग्नीट्यूड कितना है, तो कितना कहेंगे, 2mu। एक बॉल जब जाके टकराएगा और वापस आएगा तो कितना मोमेंटम चेंज होगा बॉल का, 2mu। कितना चेंज होगा, 2mu। ये एक बॉल का हुआ, दिस इज फॉर 1 बॉल। कितने बॉल हैं, तो टोटल मोमेंटम चेंज डेल्टा पी टोटल अगर हम लिखें तो कितना लिखेंगे, तो एक के लिए 2mu है, 2 के लिए करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 के लिए करेंगे तो 4 मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना बॉल है यहाँ, तो n मल्टीप्लाई कर दिए, 2mnu। ये हो चेंज मोमेंटम, और टाइम कितने टाइम में चेंज हो रहा है, 1 सेकंड। तो फोर्स, ये न्यूटन सेकंड लॉ की डेफिनेशन यही है कि फोर्स इज रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। dp by dt भी लिखते हैं, और अगर वो तो डेरिवेटिव फॉर्म हो गया, या सिंपल फॉर्म में डेल्टा p by t लिखते हैं। तो फोर्स इज इक्वल्स टू डेल्टा p by t। चेंज इन मोमेंटम कितना है, 2mu बाय, सॉरी चेंज मोमेंटम कितना है, 2mnu बाय टाइम कितना है 1, तो फोर्स कितना हो जाएगा, 2mn, ये हो जाएगा फोर्स। यहां पे मैं इंपल्स के बारे में थोड़ा सा बात बता दे रहा हूं। इंपल्स किसको कहते हैं, चेंज इन मोमेंटम को, dp के इंटीग्रेशन को, dp का इंटीग्रेशन को क्या बोलते हैं, डेल्टा p। dp का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, p, उसमें फाइनल माइनस इसे करोगे तो डेल्टा p, ठीक है। तो इंपल्स क्या होता है, किसके बराबर होता है, चेंज इन मोमेंटम के बराबर होता है। व्हाट इज इंपल्स, चेंज इन मोमेंटम, और इसको हम लोग इंपल्स मोमेंटम थ्योरम कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं, इंपल्स मोमेंटम थ्योरम। सो व्हाट इज इंपल्स, चेंज इन मोमेंटम, ठीक है। एक दो बात और यहां से हम लोग जानते हैं कि फोर्स क्या होता है, dp by dt होता है ना जी। तो dp को हम लोग क्या लिख सकते हैं, f dt लिख सकते हैं। तो इंपल्स क्या लिखोगे, j इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, dp था ना, और dp के बदले क्या लिख सकते हैं, f dt। तो इंपल्स का ये भी फॉर्मूला होता है, इंटीग्रेशन f dt मतलब इंटीग्रेशन dp, जो कितने के बराबर है, डेल्टा p के बराबर है। एक बार इसको और समझिए अच्छे से।
इसको अगर हम पढ़ेंगे तो क्या कहेंगे, इम्पल्स इज, इम्पल्स ये इक्वल टू का मतलब इज, इंटीग्रेशन का मतलब होता है एरिया, इंटीग्रेशन का क्या मतलब होता है, एरिया ऑफ, किसका एरिया, एफटी ग्राफ, किस ग्राफ का, क्योंकि यहां फोर्स और टाइम का इंटीग्रेशन है इसलिए एफटी ग्राफ विथ टाइम एक्सिस, कौन से एक्सिस के साथ, टाइम एक्सिस के साथ, एरिया ऑफ एफटी ग्राफ विथ टाइम एक्सिस। ये भी इंपल्स होता है या इसी को चेंज इन मोमेंटम भी कह सकते हैं, मतलब इंपल्स या चेंज इन मोमेंटम से ही होता है। और उसको निकालने का एक तरीका ये भी है कि अगर फोर्स और टाइम का ग्राफ दिया हो तो उसका अगर एरिया ले लेंगे टाइम एक्सिस के साथ तो वो भी इंपल्स या चेंज इन मोमेंटम के बराबर होगा। और इसी पे बेस्ड क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है कि देखिए फोर्स और टाइम के बीच ग्राफ दिया हुआ है, फोर्स और टाइम के बीच ग्राफ दिया हुआ है, ये ग्राफ ऐसा है, ये 0 है, ये 0.5 t है, t0 है कि t है, और ये t है और ये f0 है। और क्वेश्चन आगे कह रहा है अ बॉल ऑफ मास m moving with you collides elastically with a wall, एक वॉल से इलास्टिकली कोलाइड करना मतलब उसी वेलोसिटी से रिबाउंस हो जाएगा, या उसमें लिखा है रिबाउंसेस फ्रॉम अ वॉल, मतलब उसी वेलोसिटी से रिबाउंस हो गया। फाइंड वैल्यू ऑफ f0, फोर्स का ग्राफ दिया हुआ है, फाइंड f0, आपको f0 का वैल्यू निकालना है। ठीक, तो कैसे निकालेंगे हम लोग इस ft ग्राफ का क्या ले लेंगे, एरिया, ft ग्राफ का एरिया। ये जो ट्राइंगल इसका एरिया लिख सकते हो, क्या लिखोगे, हाफ इंटू बेस कितना है t इंटू हाइट कितना है f0, ये हो गया एरिया ऑफ ft ग्राफ। और एरिया ऑफ ft ग्राफ किसके बराबर होता है, चेंज इन मोमेंटम। और ये पार्टिकल जब जाके रिबाउंस करके आया था तो कितना मोमेंटम चेंज हुआ था, 2mu, तो इसको हम लोग किसके बराबर कर देंगे, 2mu के बराबर। समझ पा रहे हैं मेरी बात, तो यहां से f0 नहीं आ जाएगा, ये तो चला जाएगा 4mu बाय t, f0 कितना हो गया, 4mu बाय, इसको लिखिए फिर हम लोग अगले सवाल पे बढ़ेंगे। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, और ये क्वेश्चन पर्सनली मुझे बहुत पसंद है, मतलब गिने चुने क्वेश्चंस में से एक यह भी क्वेश्चन है जो हमको बहुत बड़ा आता है और इन बच्चों से सवाल नहीं बनता है। चलिए इस सवाल को लिखते हैं। सवाल पुली ब्लॉक सिस्टम का है, इसमें एक पुली है, इस पुली से एक धागा बंधा हुआ है, हालांकि इसमें बहुत ज्यादा कुछ यूज है नहीं पुली ब्लॉक सिस्टम का, बस एक पुली बना के डरा रहा है। इधर ये ब्लॉक है। अच्छा, पुली हम लोग डिस्कस किए थे, व्हाट इज पुली? पुली एक सिंपल मशीन है, पुली एक सिंपल जो कि क्या करता है, फोर्स के डायरेक्शन को चेंज करता है। तो यहाँ पे टेंशन इधर लगेगा, यहाँ पे चेंज हो जाएगा, इधर हो जाएगा। इसके बाद इस पे धागा एक बंधा हुआ है, इससे एक ब्लॉक लगा हुआ है जिसका मास है 100 kg, ठीक है। और इस ब्लॉक को ऊपर उठाने के लिए एक मैन जो है, ये एक मैन है, वो इस रस्सी से लटका हुआ है, ठीक। इस मैन का वेट है 60 kg और ये मैन इस रोप को खींच रहा है, ठीक है। मैन रोप को हमेशा नीचे खींचेगा तो रोप मैन को ऊपर खींचेगा, तो रोप मैन पर फोर्स ऊपर लाएगा T, तो यहां पर भी टेंशन T, ठीक है, क्योंकि सेम धागे में टेंशन सेम होता है। अब क्या होगा, जब ये मैन रोप को खींचेगा तो रोप मैन को ऊपर खींचेगा, तो ये मैन ऊपर जाएगा कुछ एक्सलेशन से, इसको हम लोग कहेंगे एक्सलेशन ऑफ मैन, और रोप क्या होगा, नीचे
नीचे जाएगा उसको हम लोग कहेंगे एक्सेलरेशन ऑफ रोप। और रोप जितना नीचे जाएगा ये इस साइड, वही रोप ऊपर जाएगा, उसी से ये ब्लॉक ऊपर भी जाएगा। मतलब ब्लॉक जितने एक्सेलरेशन से ऊपर जाएगा उसी एक्सेलरेशन से ये रोप नीचे आएगा। ठीक, तो इस एक्सेलरेशन को हम लोग a मान लेते हैं, तो ये भी कितना हो जाएगा a, और मैन का एक्सेलरेशन को क्या मान लिए b। ये क्वेश्चन पढ़ने का तरीका है। कह रहा है ही क्लाइम्स द रोप, क्वेश्चन है द मैन क्लाइम्स द रोप, climbs the rope with acceleration 5g/4 relative to the rope, find t। मतलब क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है देखिए ध्यान से, climbs the rope with acceleration 5g/4 relative to the rope। ये किसका एक्सेलरेशन है, मैन का, लेकिन किसके रिलेटिव में, सो इट इज गिवन टू यू एक्सेलरेशन ऑफ मैन रिलेटिव टू रोप, एक्सेलरेशन ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रोप। और रिलेटिव एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, एक्सेलरेशन ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रोप का मतलब एक्सेलरेशन ऑफ मैन माइनस एक्सेलरेशन ऑफ रोप। ठीक है, अब अगर मैं पूछूं कि यहाँ एक्सेलरेशन ऑफ मैन, ये जो डायग्राम मैंने बनाया था, इस डायग्राम से बताइए एक्सेलरेशन ऑफ मैन कितना, तो आप कहेंगे बी जे क्या, ऊपर की तरफ है ना जी, इस मैन का एक्सेलरेशन कितना माने हैं बी, और ऊपर की तरफ है तो बी जे क्या। एक्सेलरेशन ऑफ रोप पूछे, ये देखिए रोप का एक्सेलरेशन है कितना कहिएगा, माइनस ए आई का। अच्छा इसको मैं आर नहीं लिखता, इसको बी कह देता हूं, ब्लॉक दोनों बराबर होगा, हाँ सॉरी माइनस जे का, नीचे की तरफ है इसलिए माइनस जे का। एक्सेलरेशन ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रोप ये दिया हुआ है हम लोग को 5g/4, और वो किधर होगा, ऊपर की तरफ, मैन ऊपर क्लाइंब कर रहा है इसलिए ऊपर की तरफ। एक्सेलरेशन ऑफ मैन कितना लिखे हैं देखिए, बी जे क्या, माइनस एक्सेलरेशन ऑफ रोप कितना लिखे हैं, माइनस ए जे क्या। ठीक, तो ये हो गया 5g/4 जे कैप इज इक्वल्स टू ये b, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो b प्लस a कॉमन इनटू जे कैप, जे कैप से जे कैप कट गया, तो b प्लस a का वैल्यू कितना हो गया 5g/4। ये हम लोग का पहला इक्वेशन। ठीक है, आगे चलिए, अब इस मैन का एफबीडी बनाइए, तो मैन पर टेंशन T ऊपर लगेगा और इस मैन का वेट, मैं इसको ग्रीन से दिखाता हूं, मैन पे टेंशन T ऊपर लगेगा, मैन का वेट कितना नीचे लगेगा 60g, वेट कितना होता है mg। तो मैन के लिए न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन लिखिए, ये मैन किधर जा रहा है, ऊपर, कितने एक्सेलरेशन से, b से, कितने एक्सेलरेशन से, b से। ध्यान दीजिएगा, मैन के लिए जब आप इक्वेशन लिखते हैं तो हमेशा एक्चुअल एक्सेलरेशन लिखना है, कभी रिलेटिव एक्सेलरेशन नहीं लिखना है। तो 5g/4 नहीं लिख सकते थे, इसलिए हम इतना सबका लेट किए। ठीक है, दिक्कत क्या है, जब भी आप न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन लिखते हैं तो उसमें जो एक्सेलरेशन होता है वो क्या होता है, एक्चुअल एक्सेलरेशन। क्या होता है, एक्चुअल एक्सेलरेशन होता है, इसलिए एक्चुअल माने थे बी। तो मैन के लिए इक्वेशन लिखे हैं, तो ये मैन किधर जा रहा है, ऊपर, जिधर ब्लॉक जाता है उधर वाले फोर्स को पहले लिखते हैं T, उसके अपोजिट वाले फोर्स को बाद में लिखते हैं, तो T माइनस 60g, ये हो गया नेट फोर्स। नेट फोर्स कैसे लिखे देते हैं, समझ में आया? देखो फिर से, ये मैन है, ये मैन ऊपर जा रहा है, इसलिए ऊपर वाले फोर्स को लिख दो पहले T, और नीचे वाले फोर्स को 60g निगेटिव में लिख दो, ये हो गया नेट फोर्स। नेट फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, इसको न्यूटन का दूसरा लॉ कहते हैं। हम लोग का दूसरा इक्वेशन हो गया। यहां से आप चाहो तो b का वैल्यू निकाल लो, यहां से आप चाहो तो b का वैल्यू निकाल लो, 60 को उधर भेज दो, तो क्या लिखेंगे T/60 माइनस g। तीसरा, इस ब्लॉक के लिए लिखिए, ये ब्लॉक ऊपर जा रहा है, इस ब्लॉक पे टेंशन T ऊपर लगेगा, इसका वेट 100 g नीचे लगेगा, और ये ब्लॉक किधर जा रहा है, देखो ऊपर जा रहा है, कितने से, बोलो नितेश क्या लिखेंगे इक्वेशंस के लिए, ये ब्लॉक किधर जा रहा है बताओ, यहां देखो एरो, ये ब्लॉक किधर जा रहा है, ऊपर,
इमेजिन करो कि एक पुली है, इस तरह से एक धागा बंधा हुआ है, तुम ऐसे रोप को खींचोगे तो रोप नीचे आएगा, तो उधर जो ब्लॉक बंधा हुआ है वो ऊपर जाएगा नीचे जाएगा? ऊपर जाएगा ना। तो ये ब्लॉक किधर जा रहा है? ऊपर। अगर ये ब्लॉक ऊपर जा रहा है तो कौन से फोर्स को पहले लिखोगे? अरे ब्लॉक जिधर जाता है उधर वाले फोर्स को पहले लिखते हैं। तो उधर वाला फोर्स कौन सा है? लिखो टी पहले, टी। ठीक, जिधर ब्लॉक जाता है उधर वाले फोर्स को पहले लिखते हैं, उसके अपोजिट वाले फोर्स को 100 जी। ठीक है, पक्का? ये हो गया नेट फोर्स। नेट फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन 100 ए। तो यहां से ए का वैल्यू हो जाएगा 100, इधर भेज दीजिए, तो T बाय 100 माइनस जी। ये तीसरा इक्वेशन। अब इन सारे वैल्यूज को यहां रख दीजिए, इन दोनों इक्वेशन के वैल्यूज को यहां रख दीजिए। तो B का वैल्यू कितना है? T बाय 60 माइनस जी। A का वैल्यू कितना है? T बाय 100 माइनस जी इज इक्वल्स टू 5G बाय 4। अच्छा, G का वैल्यू दिया हुआ है क्या? G का वैल्यू 10 यूज करना है, तो काहे हम लोग इतना दिक्कत ले रहे थे? तो T बाय 60 प्लस T बाय 100, इन दोनों कैल्शियम ले लेते हैं, तो 60 और 100 कैल्शियम कितना हो जाएगा? 300। ये 5 बार में, तो 5T प्लस 3T इज इक्वल्स टू, ये माइनस 10 माइनस 10 तो 20 हो गया, उधर भेज दो, प्लस G का वैल्यू 10, 50 बटा 4 तो 12.5, ये हो जाएगा 8T। 8T बाय 300 इज इक्वल्स टू 32.5, मतलब 325 बटा 10, ये 0 0 कट गया, 2 से और कटेगा ना, 2 से ये 4 बार में, 2 से ये 15 बार में, 15 इधर भेज दीजिए, तो T का वैल्यू हो जाएगा 15 गुना ये 482, तो 15 पचे 75 के 5 हाथ मेरा 7, 15 दूनी 30, 7 37 के साथ हाथ मेरा 3, 15 किया 45, 3 48, 4875 डिवाइडेड बाय 4, इतना न्यूटन टेंशन का वैल्यू। ऐसा क्वेश्चन में किसी कोई दुविधा इसमें, कोई दिक्कत? हितेश पक्का? लिखिए इसको, फिर अगला सवाल करेंगे। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 मैं लिख रहा हूं, आप लोग अच्छे से ईमानदारी से इसको ट्राई कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 मैं पढ़ दे रहा हूं और उसका डायग्राम में बता दूंगा ताकि आप लोग के लिए बताने के लिए आसानी हो। A plumb bob is hung from the ceiling of a train compartment. The train moves on an inclined track of inclination 30 degree with horizontal. The acceleration of train up the plane is A is equals to G by 2. The angle with which the string supports the bob makes with the normal to the ceiling in equilibrium is. इतना पढ़ने से कुछ समझ में नहीं आया होगा, मैं वापस इसको एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। एक इस तरह से इंक्लाइंड प्लेन है, जिस इंक्लाइंड प्लेन का इंक्लिनेशन 30 डिग्री है। कितना है? 30 डिग्री। और इस पे एक ट्रेन है इस तरह से, ये ट्रेन आगे जा रहा है कितने एक्सलेशन से? G by 2 से। G का वैल्यू 10 मान लेते हैं, तो कितने एक्सलेशन से ऊपर जा रहा है? 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। और हम लोग क्या मान के चल रहे हैं? G कितना? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और इस ट्रेन के सीलिंग से एक बॉब लटका हुआ है, तो इस पर नॉर्मल बनाए रहे हैं, ये नॉर्मल ऐसे होगा, और इससे एक बॉब लटका हुआ है कुछ ऐसे, जो कि वर्टिकल से थीटा एंगल पे है। इस बॉब का मास मान लेते हैं m, ये दिया हुआ नहीं है, आपको बतानी है थीटा कितना होगा। समझ पा रहे सवाल क्या है? पक्का? एक कार्ट है या एक ट्रेन है ये, और ये ट्रेन ऊपर जा रहा है इंक्लाइन प्लेन पे, ये बॉब थीटा एंगल मेक कर रहा है। अगर आपको अपने बेसिक कॉम्प्रिहेंसिव लेक्चर्स याद हो तो वहां पे हम लोग डिस्कस किए थे, ट्रेन जब हॉरिजॉन्टली चलता था तो बॉब इधर होता था tan थीटा इज इक्वल्स टू a बाई जी पे। ठीक है, वो फॉर्मूला यहां नहीं लगेगा, ये कंपार्टमेंट आगे जा रहा है, अब बताना ये एंगल कितना होगा, लेकिन कॉन्सेप्ट बिल्कुल वही होगा।
इस बॉब का आप एफबीडी बनाइए, इसका वेट mg दिखाइए, उसके दो कंपोनेंट होंगे, mg sin थीटा किधर होता है, mg cos थीटा किधर होता है वो दिखाइए, टेंशन दिखाइए। नॉर्मल इस बॉब पे नहीं लगेगा क्योंकि इस बॉब का किसी से कोई कांटेक्ट नहीं है, इसका एक्सेलरेशन इधर है इसलिए इधर की तरफ इक्वेशन लिखेंगे, इस डायरेक्शन में कोई भी मोशन नहीं होगा, बराबर करके थीटा की वैल्यू निकालेंगे। ट्राई कीजिए इसको। चलिए ये सवाल करते हैं हम लोग। इस पार्टिकल का वेट mg नीचे की तरफ लगेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड, देखिए ऐसे जैसे मेरा पेन है ऐसे लगेगा। मैंने आपको सिखाया है कि जब mg ऐसे वर्टिकली डाउनवर्ड लगता है इंक्लाइंड प्लेन में तो उसके दो कंपोनेंट होते हैं, अलोंग द इंक्लाइंड होता है mg sin थीटा, क्या होता है mg sin थीटा, और उस sin थीटा में थीटा कौन सा होता है, इंक्लाइंड प्लेन का एंगल, जो कि यहाँ 30 डिग्री है, sin 30 1/2 तो mg/2, और इधर की तरफ होता है mg cos थीटा, मतलब mg cos 30 कितना हो गया √3/2। ये तो mg दिखा दिए, और दूसरा फोर्स कौन सा दिखाएंगे हम लोग, टेंशन। टेंशन ब्लॉक से दूर धागे की तरफ लगता है, ठीक। लॉज ऑफ मोशन के क्वेश्चन को सॉल्व करने का कुछ स्टेप्स थे। पहला स्टेप था ड्रॉ फ्री बॉडी डायग्राम। पहला स्टेप क्या है, ड्रॉ फ्री बॉडी डायग्राम। दूसरा स्टेप है टेक टू परपेंडिकुलर एक्सिस। अब क्या करना है, दो परपेंडिकुलर एक्सिस लेना है। उसके लिए शर्त है, अगर बॉडी रुका हुआ है तब तो आप कैसा भी दो परपेंडिकुलर एक्सिस ले सकते हैं, लेकिन क्या ये पार्टिकल रुका हुआ है, इसके साथ इधर एक्सलेट कर रहा है। अगर पार्टिकल एक्सलेट कर रहा है तो पहला एक्सिस आप अलोंग द मोशन लेंगे और दूसरा परपेंडिकुलर टू मोशन, ठीक है। पहला मोशन के डायरेक्शन में, दूसरा उसके परपेंडिकुलर, ये सेकंड स्टेप है। थर्ड स्टेप, वह फोर्स जो एक्सिस के अलोंग हो उसको एज इट इज छोड़ दीजिए। देखिए ये एक्सिस के अलोंग है, एक्सिस के अलोंग मतलब इस दो लाइन के अलोंग, तो ये और ये एक्सिस के अलोंग है, टेंशन एक्सिस के अलोंग नहीं है। वह फोर्स जो एक्सिस के अलोंग नहीं हो उसको कंपोनेंट में ब्रेक कीजिए। ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो देखिए इस टी के दो कंपोनेंट होंगे, इधर की तरफ कितना हो गया t cos थीटा, और इधर की तरफ कितना हो गया t sin थीटा। अगला स्टेप है, जिस डायरेक्शन में मोशन नहीं हो रहा है उस डायरेक्शन में नेट फोर्स बैलेंस्ड होगा, जितना फोर्स इधर उतना ही फोर्स इधर। इधर फोर्स कितना है t cos थीटा, इधर कितना है mg √3/2। ये पहला इक्वेशन हो गया। जिधर मोशन हो रहा है उधर इक्वेशन लिखेंगे कि पार्टिकल जिधर जाता है उधर वाले फोर्स को पहले लिखिए, t sin थीटा माइनस mg/2 इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सलेशन, मास और ये एक्सलेशन को g/2 ही रख दीजिए, तो mg/2 इसको उधर भेज दीजिए, तो t sin थीटा इज इक्वल्स टू हो जाएगा mg। ये दूसरा इक्वेशन, दोनों को डिवाइड कर दीजिए, तो cos बाय sin क्या हो जाएगा cot थीटा, cos बाय sin क्या हो जाएगा cot थीटा, m कट जाएगा, g कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा √3/2, तो tan थीटा कितना हो जाएगा 2/√3, तो थीटा हो जाएगा tan इनवर्स 2/√3। ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। इसको लिखिए और इसी के साथ हम लोग अगला सवाल करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। इसमें एक सीलिंग है, इससे एक पुली कनेक्टेड है, उससे दो ब्लॉक लगा हुआ है। धागे से एक ब्लॉक स्मॉल m मास का यहां लगा हुआ है, एक ब्लॉक स्मॉल m मास का यहां लगा हुआ है, और इससे एक स्प्रिंग कनेक्टेड है, और ये कैपिटल M है मास। और आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि स्प्रिंग अगर इलोंगेटेड है, इफ द स्प्रिंग इज इलोंगेटेड देन, नहीं इफ नहीं कहा है, द स्प्रिंग गेट्स इलोंगेटेड, द स्प्रिंग गेट्स इलोंगेटेड, उसके लिए क्या कंडीशन होगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा, स्प्रिंग कब इलोंगेट होगा। तो पहला है कि इफ कैपिटल M इज ग्रेटर देन 2m, दूसरा है इफ
पहला है कैपिटल एम ग्रेटर देन एम, दूसरा है कैपिटल एम ग्रेटर देन 2m, तीसरा ऑप्शन है कैपिटल एम ग्रेटर देन m/2, और चौथा है फॉर एनी वैल्यू ऑफ m, फॉर एनी वैल्यू ऑफ m। अब इस बात को समझिए जरा, देखिए ध्यान से, इधर साइड कितना मास है, स्मॉल m है ना, और इधर साइड कितना मास है, स्मॉल m से थोड़ा ज्यादा, स्मॉल m से थोड़ा, मतलब ये जगजाहिर बात है कि ये सिस्टम नीचे जाएगा, ये सिस्टम ऊपर जाएगा, पक्का। अब देखिए, ये ब्लॉक जब ऊपर जाएगा तो जितने एक्सलेशन से ये ब्लॉक ऊपर जा रहा होगा, ये सेम धागे से कनेक्टेड है, उतने ही एक्सलेशन से ये ब्लॉक नीचे जा रहा होगा। लेकिन इसका और इसका एक्सलेशन सेम हो ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि दोनों के बीच धागा नहीं बना हुआ है। धागा बना होता तो सेम ही एक्सलेशन कहते, लेकिन क्या बना हुआ है, तो सेम एक्सलेशन नहीं कह सकते। तो मान लेते हैं ये a से ऊपर जाएगा, ये a से नीचे आएगा, इसका एक्सलेशन कितना मान लेते हैं b। लेकिन अगर आप इसका fpd बनाओ तो इसका वेट mg नीचे रहेगा, बोलो। अब यहां पर स्प्रिंग फोर्स किधर लगेगा वो डिसाइड करके बताएगा कि स्प्रिंग कैसा है। अगर स्प्रिंग इलोंगेटेड हुआ, अगर स्प्रिंग खिंचा हुआ तो स्प्रिंग अपनी तरफ फोर्स लगाता है। समझिए ध्यान से, मान लो यहां एक स्प्रिंग है और उस स्प्रिंग को हम खींच लें, तो वो स्प्रिंग हमारे हाथ पर किधर फोर्स लाएगा, ऊपर अपने तरफ। तो अगर ये स्प्रिंग खींचा होगा तो इस ब्लॉक पे फोर्स ऊपर लाएगा, अगर हम स्प्रिंग को कंप्रेस कर दें तो नीचे फोर्स लाएगा। तो अगर ये स्प्रिंग कंप्रेस्ड हुआ तो फोर्स नीचे लगाएगा। इससे इस ब्लॉक पर क्या फर्क पड़ेगा, तो जरा गौर से देखिए। अगर ये स्प्रिंग कंप्रेस्ड होता, अगर, तो ये स्प्रिंग इस ब्लॉक पर फोर्स नीचे लगाता, बोलो। तो इस ब्लॉक पर नीचे की तरफ फोर्स कितना लगता, mg प्लस एक एक्स्ट्रा फोर्स, बोलो। और एक्सलेशन कितना होता, mg प्लस वो एक्स्ट्रा फोर्स। मान लेते हैं इफ द स्प्रिंग इज कंप्रेस्ड, इफ द स्प्रिंग इज कंप्रेस्ड, अगर कंप्रेस्ड है तो ये b कितना होता है, mg प्लस वो जो एक्स्ट्रा फोर्स स्प्रिंग फोर्स लगता है fs बाय इसका मास m, बोलो। m से डिवाइड कर दो तो क्या होगा, g प्लस fs। मतलब इस ब्लॉक का एक्सलेशन g से भी ज्यादा होता, g से भी, मतलब जितना फ्री फॉल में होना चाहिए तो उससे भी ज्यादा तेजी से गिरता। अब इस सिचुएशन को सोचो, एगो पुली ले लिए, इधर एगो ब्लॉक 10 kg का है, इधर 10 kg प्लस 2 kg का एक मास है, कुछ भी ले लो, उसको टांग दिए हैं। क्या ये ब्लॉक फ्री फॉल से ज्यादा से एक्सलेट कर रहा है? सिचुएशन सोचो, रियल लाइफ में ऐसा हो सकता है? इधर ब्लॉक तो टंगा हुआ है ना, वो कुछ तो खींचेगा इसको, तो क्या ये जी से एक्सलेट कर सकता है? नहीं कर सकता। और अगर स्प्रिंग कंप्रेस होता तो ये कर जाता। मतलब ये केस पॉसिबल नहीं है, ये केस पॉसिबल, तो ये केस पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब स्प्रिंग क्या है, इलोंगेटेड। हर केस में ये स्प्रिंग क्या होगा, इलोंगेटेड। उसका मास कुछ भी लो, क्योंकि इधर मास लोगे जितना 10 kg, इधर भी कितना है, अब 10 kg से थोड़ा सा भी ज्यादा लेंगे तो ये इधर चलबे करेगा, बोलो। और g के बराबर एक्सेस होगा नहीं, और ये इधर चलेगा ही, मतलब स्प्रिंग क्या होगा, इलोंगेटेड होगा। क्यों इलोंगेटेड होगा, समझ गए? क्योंकि जब ये चलेगा तो फ्री फॉल से ज्यादा से तो चल नहीं सकता, फ्री फॉल से कम ही चलेगा। अगर स्प्रिंग कंप्रेस्ड होता तो फ्री फॉल से ज्यादा से ये चलता, वो पॉसिबल है नहीं। इस फ्री फॉल से कम से चल रहा है, मतलब ये स्प्रिंग क्या है, इलोंगेटेड। ऊपर फोर्स लग रहा होगा तभी ना एक्सेलरेशन घट गया होगा, बोलो। क्लियर हो रही है मेरी बात, समझ पा रहे हैं इसको? तो कौन सा ऑप्शन सही, डी, फॉर एनी वैल्यू ऑफ मास m द सिस्टम विल मूव, एंड इफ द सिस्टम विल मूव, इट विल मूव विद एन एक्सेलरेशन लेस देन g, g से कम से चलेगा, और इसका मतलब ये स्प्रिंग क्या होगा, इलोंगेटेड। तो इसको लिखिए, फिर अगला सवाल करेंगे। चलिए, आज के आखिरी 3 सवाल, क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10, और तीनों सवाल बहुत ही आसान हैं, तो इनको मैं जल्दी जल्दी निपटा दे रहा हूं।
मुझे उम्मीद है सब लोगों से ये बन गया होगा, अगर आप ट्राई किए होंगे पहले से। तो नहीं बना है तो कोई बात नहीं, एक बार सुन लीजिए जल्दी से। अब 8 नंबर क्वेश्चन है, अ बलून ऑफ मास कैपिटल M इज डिसेंडिंग एट ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन अल्फा। एक बलून है, इसका मास m है और ये नीचे जा रहा है एक्सेलरेशन अल्फा से। अगर इस बलून का हम लोग एफबीडी बनाएंगे तो इस बलून पे वेट mg नीचे लगेगा और इस पर बाइंड फोर्स ऊपर लगेगा। बाइंड फोर्स क्या लगेगा? ऊपर, ठीक है। और ये नीचे जा रहा है, उसके लिए क्या इक्वेशन लिखेंगे? mg माइनस fb, बाइंड फोर्स इज इक्वल्स टू m अल्फा। इसके बारे में हम लोग एक सवाल किए थे एचसीबी में, ऐसा ही सवाल था बलून के ऊपर, उसमें एयर रेजिस्टेंस भी ऐड कर दिया था। एयर रेजिस्टेंस जब तक कहे नहीं तब तक हम लोग कंसीडर नहीं करते। आगे चलिए, व्हेन अ मास स्मॉल m इज रिलीज फ्रॉम द बलून। अब क्या किए, इस बलून से स्मॉल m हटा दिए, अब इस बलून का मास कितना बचा? कैपिटल M माइनस स्मॉल m। तो क्या हुआ, ये किधर जाने लगा? ऊपर जाने लगा अल्फा से। तो इस पर फिर से इक्वेशन लिख दीजिए, इसका वेट लगा दीजिए, अपथ्रस्ट फोर्स उतना ही लगेगा, ठीक है। इसका वेट नीचे की तरफ कितना हो जाएगा? कैपिटल M माइनस स्मॉल m इनटू g, और इस पर अपथ्रस्ट फोर्स अभी भी उतना ही लगेगा। इस पर अपथ्रस्ट फोर्स अभी भी उतना ही लगेगा, क्योंकि अपथ्रस्ट फोर्स मास पर डिपेंड नहीं करता है, वो वॉल्यूम पे डिपेंड करता है, शेप पे डिपेंड करता है, और वॉल्यूम अभी भी क्या रहेगा? सेम ही रहेगा। तो ये अपथ्रस्ट फोर्स ऊपर। अब इसके लिए क्या इक्वेशन लिखेंगे? FB माइनस m माइनस m इंटू जी इज इक्वल्स टू m माइनस m इंटू अल्फा। दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे, दोनों सॉल्व करने के लिए ऐड कर दीजिए, तो FB कट जाएगा, mg भी कट जाएगा, तो ये बचेगा स्मॉल mg इज इक्वल्स टू, दोनों को ऐड करेंगे तो 2 कैपिटल M माइनस स्मॉल m इंटू अल्फा। ऐड कीजिए अपने से सब लोग। तो आपसे क्या पूछा बताइए, स्मॉल m कितना होगा? तो अल्फा को नीचे भेज दीजिए, स्मॉल m ही पूछा है, तो g प्लस अल्फा ही हो जाएगा, और ये 2m अल्फा, तो स्मॉल m हो जाएगा 2 कैपिटल M अल्फा बाय g प्लस अल्फा, ठीक है। स्मॉल m पूछा था, तो ये आंसर हो जाएगा 2 कैपिटल M अल्फा बाय अल्फा प्लस g, ठीक है। वेरी इजी, जल्दी से लिखिए। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में शायद ऑप्शन गलत है, मतलब आंसर गलत है, कुछ ऐसा है। क्वेश्चन नंबर 9 में इस तरह से फ्लोर है, टेबल है मतलब, और टेबल से एक पुली लगा हुआ है, इससे एक ट्रॉली बना हुआ है। आंसर गलत है कि सही है इसका आंसर? मुझे याद नहीं। इसका ट्रॉली है, इसका मास है 5 kg, और इससे एक धागा बंधा हुआ है इस तरह से, और इस धागे का भी मास है, और यहां पे हम लोग खींच रहे हैं कितने फोर्स से? 20 न्यूटन। 2 kg का फोर्स है, मतलब ये 20 न्यूटन हुआ। और ये 3 पॉइंट है, इस पॉइंट का नाम A है, इस पॉइंट का नाम B है, इस पॉइंट का नाम C है, जहां पे फोर्स लग रहा है उसका नाम C है। और कह रहा है कि ये जो BC है, ये वाला जो लेंथ है, ये 2 मीटर का है। कितने मीटर का है? 2 मीटर का है। BC मतलब पुली का एंड से लेकर के जहां पे फोर्स लग रहा है वहां तक का पॉइंट। और कह रहा है कि ये जो रोप है उसका मास है 1 kg। द मास ऑफ रोप इज 1 kg, ठीक है। आपसे पूछ रहा है कि एक्सेलरेशन कितना होगा जब BC 0 हो, और एक्सेलरेशन कितना होगा जब BC का वैल्यू पूरा का पूरा 2 मीटर हो जाए। ये 2 केस, ठीक है। 2 केस। पहले केस में क्या है? BC 0 है, मतलब ऐसा सिचुएशन दिखेगा, ये 5 kg का ब्लॉक, ये पूरा का पूरा रोप, और बस एक छोटा सा फोर्स जो उसको खींच रहा होगा। कितना फोर्स खींचने वाला? 20 न्यूटन। इस रोप का भी मास कितना हो गया? 1 kg। तो जो चलाने वाला फोर्स है वो कितना है? 20 न्यूटन का, और उसको कितना kg के मास को चलाना है? 6 kg के मास को। रोप भी तो है, तो एक्सेलरेशन कितना लिखोगे? 20/6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये इनिशियल होगा A1। कह रहा है जब BC पूरा का पूरा 2 मीटर हो जाएगा तब सिचुएशन कैसा दिखेगा? ये ट्रॉली ऐसा,
ये धागा पूरा का पूरा यहाँ है, मतलब अब ये 1 kg भी यहाँ है और ये मास कितना है 5 kg। अब क्या हो गया, चलाने वाला फोर्स बढ़ गया। ये तो 20 न्यूटन था ही, ये जो 1 kg है इसका भी वेट नीचे ले आया कितना 10 न्यूटन। तो चलाने वाला फोर्स कितना हो जाएगा 30 न्यूटन। और कितने मास को चलाना है, तो 5 1 6 kg को इसको भी चलाना है भाई। तो अब एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा 30/6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। समझ पा रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं? ठीक है, जब 1 kg उधर रहेगा तो उसका भी वेट उसको चलाएगा, और किसको चलाएगा, ट्रॉली प्लस रोप को, सिस्टम के मास को। अब शायद ऑप्शन में यही है ना कि इसका चेंज कर दिया कुछ कुछ। हाँ ए ऑप्शन है, ये तो लिखा हुआ है तो सही है, कुछ लोग कहे थे गलत है। 10 नंबर सवाल मैंने क्लास में कम कराया है कॉम्प्रिहेंसिव लेक्चर सीरीज में, और सवाल ये था कि देखिए ये एक वेज है और वेज के ऊपर एक क्या रखा हुआ है, इस वेज का एंगल कितना दिया हुआ है बीटा, इसके ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है स्मॉल m का, और इस वेज का मास है कैपिटल M। और आपसे पूछा है कि अगर इस सिस्टम पे मैं फोर्स लगाऊं F, तो इस F की क्या वैल्यू हो सो दैट द M does not slide down the wedge, ताकि ये जो स्मॉल m है वो स्लाइड ना करे डाउन द वेज। ठीक है, मतलब इस वेज के रेस्पेक्ट में ये स्टेशनरी रहे। ऐसा कब होता है, जब ये दोनों ब्लॉक आगे बढ़े, बिना कितने एक्सलेशन से ये आगे बढ़े कि ये ब्लॉक स्लाइड ना करे। तो जो उसको याद है A = G tan थीटा नीट, 2017 में डायरेक्ट ये सवाल पूछा गया था। A = G tan थीटा, थीटा होता है ये वाला एंगल। ये लेक्चर मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो ये F कितना हो जाएगा, फोर्स इज होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास कितना हो गया कैपिटल M प्लस स्मॉल m इनटू एक्सेलरेशन कितना G tan थीटा। ये इस फोर्स का वैल्यू है। क्लियर? आज के इस सीरीज को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं इन 10 लेक्चर के साथ। अगले 10 क्वेश्चन आप ट्राई करके आइएगा, जिसको हम लोग अगले सीरीज में करेंगे, अगली क्लास में करेंगे। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस, हैव अ ग्रेट डे।